विंटर 2024 अक्टूबर नंबर 2024 का पेपर है, पेपर 1 वेरिएंट 2 97002 कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एएस लेवल फिजिक्स। लेट्स स्टार्ट द पेपर। पेपर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, बिल्कुल टाइम स्पैमर है कि हमने काम करना है। सो लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 पे डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सो फिजिकल क्वांटिटी कंसिस्ट ऑफ अ मैग्नीट्यूड एंड अ यूनिट व्हिच रो डज नॉट शो अ करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ अ क्वांटिटी एंड इट्स यूनिट। सो भाई अब आप इधर देख लो, मास का यूनिट ग्राम है, हो सकता है, ठीक है। लेंथ का मीटर है, चार्ज का एम्पेयर नहीं होता, कूलम होता है, ठीक है। सो इसका मतलब है सी जो है करेक्ट आंसर है। डज नॉट शो की बात कर रहा है। A small car travels in a town. What is the reasonable estimate of a kinetic energy of a car? ठीक है, देखने से ही पता चल रहा है ये पावर 7 है। ये पावर 7, पावर 8 ये हाई एनर्जी पार्टिकल्स के लिए होता है। तो पावर 4 हो सकता है। अच्छा, अब इसका क्या तरीका कार है, इधर देखिए। एक कार का, एक एवरेज कार, उसके मास का जो एस्टिमेशन होता है वो 1500 किलोग्राम, 1500 से 2000 किलोग्राम के लगभग हो सकता है। और अगर वो टाउन से पास कर रही है तो टाउन में ऑन एवरेज स्पीड जो होती है वो आपकी 30 से 40 मीटर पर सेकंड तक होती है। क्लियर? सॉरी, 30 से 40 किलोमीटर पर आवर तक होती है ऑन एवरेज, ठीक है। वो अक्सर लिखा होता है आगे स्कूल है, यहाँ पे स्पीड स्लो कर ले, तो वो वाला मामला होता है, ठीक है। सो अगर आप इसके बीच की वेलोसिटी लें, इसके बीच का आप मास लेते हैं, और अगर आप लेके उसको उसकी काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं, काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर निकालते हैं, तो पावर आपकी 10⁴ में ही कोई ना कोई वैल्यू आ रही होगी, तो उस हिसाब से ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैक्सिमम अगर आपने बहुत ज्यादा कोई स्पीड भी ले ली तो 10⁻, चलो 5 में चला गया, 7 नहीं हो सकता, ठीक है। तो उस हिसाब से इसका जो बेस्ट एस्टिमेशन होगा वो उसका ए ही होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अ सॉलिड बार हैज अ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन। अच्छा, अपने अपने हाथों में कैलकुलेटर रखिएगा। मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा और मतलब उसकी इक्वेशन बना दूंगा, सॉल्व आपने करना है फटाफट। क्लियर? अ सॉलिड बार हैज अ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन, ठीक है, एंड इट्स लेंथ इज मेजर्ड। एक सॉलिड बार है, उसकी उसका स्क्वायर क्रॉस सेक्शन तरह का जो है वो उसकी बार की बात कर रहा है। और बार की बात कर रहा है, बता रहा है कि बार है, उसका जो मास है, ठीक है, उसका मास उसने नहीं दिया हुआ, सिर्फ उसकी लेंथ दी हुई है, ठीक है। उसकी लेंथ के बारे में दिया हुआ है, उसकी विड्थ के बारे में दिया हुआ है, उसकी चौड़ाई के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। दीज वैल्यूज आर यूज्ड टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अ बार। व्हाट इज द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन कैलकुलेटेड वॉल्यूम? सो वॉल्यूम का आपको पता है किसके बराबर होगा? वॉल्यूम इस वाले, इसका एरिया के इक्वल होगा, ठीक है। यानी इसका एरिया होगा और इसका एरिया जो है वो इसकी विड्थ के स्क्वायर के इक्वल होगा। ये W होगी, ये भी W होगी, और ये लेंथ हो जाएगी, सही है। सो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? एरिया मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा? लेंथ, यानी विड्थ का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई लेंथ। क्लियर? अब आपने इसमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालनी, तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम इज इक्वल टू 2 इंटू डेल्टा W अपॉन W प्लस, आप चाहे तो परसेंटेज यहीं पे भी लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, प्लस डेल्टा L अपॉन L, ठीक है, होल मल्टीप्लाई बाय 100 करें तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ जाएगी, सही है। सो 2 इंटू डेल्टा W, ये दिया हुआ डेल्टा W, यानी विड्थ की अनसर्टेनिटी दी हुई है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी गिवन है, और ये विड्थ गिवन है। सो ये हो जाएगा 0.01 डिवाइडेड बाई 2.00 होल। अब होल ना करो, आगे कर लेना। डेल्टा एल कितना हो जाएगा? 0.2 डिवाइडेड बाई 50 होल मल्टीप्लाई बाई 100 करो जी। आंसर क्या बनता है सर अयान? डी 1.4। डी बनता है 1.4%, ठीक है। अगर यही है, सब चेक कर लो अपने पास। आगे चलते हैं, मैं टाइम नहीं लगाऊंगा, इसको समझो, इस क्वेश्चन को समझो, इसको बहुत आसान तरीके से मैं समझाता हूँ। द ग्राफ शोज हाउ द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन वेरीज विद टाइम, ठीक है। किस तरह से एक्सेलरेशन जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव करते हुए ऑब्जेक्ट की वेरी कर रही है टाइम के साथ। तो मैं बाकी चीजें नहीं देख रहा, सिर्फ मैं एक चीज देख रहा हूँ, मैं इसके सेक्शन बना देता हूँ। इसके अगर मैं सेक्शन बना दूं ना तो चीज आसान हो जाए, ठीक है। ये इसका हाफ हो जाएगा, ठीक है। और ये सपोज करो ये इसका ये इसके हाफ का भी हाफ है, यानी क्वार्टर। ये इसका 3/4 हो जाएगा। इसके सेक्शन कर दिए मैंने। क्लियर? अच्छा, अब इधर देख, यहाँ इस अगर मैं इस जगह पर ग्रेडियंट निकालता हूँ, उसको छोड़ दो पढ़ वाले को, इस जगह पे निकालता हूँ, तो इस जगह पे ग्रेडियंट क्या है भाई? इस जगह पे अब आप अगर देखो, इस जगह पर, इस पॉइंट के ऊपर एक्सटेंशन जो है वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रही है। इट क्लियर? ठीक है। अच्छा, अब इसको कैसे लिंक करोगे? ठीक है, इधर भी इसके आप 4 पार्ट्स बना दो, ठीक है। इसके भी 4 पार्ट्स बना दो। ये इसका बिल्कुल मिड पॉइंट है इसका, ठीक है। ठीक है, ये भी ऐसी बना दो आप, और ये भी ऐसी बना दो। क्लियर है?
अब आप जब इससे इसको लिंक करने की कोशिश करोगे, ठीक है, तो यहाँ से एक्सेलरेशन में ये वाला फेज यहाँ से चेंज होना शुरू हो रहा है, कर्व होना शुरू हो रहा है। कर्व होने का मतलब कि वेलोसिटी बढ़ तो रही है लेकिन उसका रेट डिक्रीज हो रहा है। रेट डिक्रीज होने का मतलब कि एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रही है इस पॉइंट से आगे की तरफ। सिमिलरली इस पॉइंट से आप आगे की तरफ जाओ तो वो एग्जैक्टली यही हो रहा है, ठीक है। आ रही बात समझ में? सिमिलरली इस पॉइंट से अब आगे की तरफ जाओ, यानी इस वाले पॉइंट से आगे की तरफ जाओ तो यही हो रहा है कि ग्रेडियंट अपना जो है वो शेप चेंज कर रहा है। शेप चेंज करने का मतलब है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक एक्सेलरेशन क्या हो रही है, इंक्रीज तो हो रही है लेकिन उसके बढ़ने का जो रेट है वो डिक्रीज हो रहा है। आ रही बात समझ में? क्लियर? तुम इस वाले से इससे भी लिंक कर सकते हो, ठीक है, तुम इस पॉइंट से भी लिंक कर सकते हो, ठीक है। आ रही बात समझ? अच्छा, इसको भी मजीद मैं इसको इक्वली फेज में डाल देता हूँ। अब तुम यहां से भी देख लो, इधर से भी देख लो, इधर से भी कुछ ऐसे ही है, ठीक है। यहाँ से रेट क्या हो रहा है, वेलोसिटी के बढ़ने का इंक्रीज हो रहा है, तो जाहिर सी बात है एक्सेलेरेशन भी इंक्रीज हो रही है। इस हिसाब से बगैर देखे आप इस पर फैसला कर सकते हो, इसका आंसर ए है। क्लियर है? और कोई नहीं हो सकता, ऑप्शन हो ही नहीं सकता। आप अगर मैं इससे कंपेयर करने की कोशिश करूं इस वाले पॉइंट से, टॉप पर देखो, ठीक है, एक्सेलरेशन जो है वो इन यहाँ पर बढ़ते 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 उसका रेट कम हो रहा है बढ़ने का, यानी यहाँ तक तो यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है। यहां से एक्सेलेरेशन आगे जाएगी तो उसके इंक्रीज होने का रेट कम हो रहा है, और यहां से एक्सेलेरेशन जो है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तुम अगर ये वाला पॉइंट ले लो, यानी पॉइंट बी को ले लो, ऑप्शन बी को ले लो, तो इसमें तुम देखो यहाँ पर टोटल टॉप पे जाके वेलोसिटी गौर से देखो, यहाँ पर अगर इसका बल्कि ग्रेडियंट देखो यहाँ पर, तो ग्रेडियंट इसका क्या हो जाता है भाई, जीरो, यानी एक्सेलरेशन जीरो। सो यहाँ टॉप पे एक्सेलरेशन तो जीरो नहीं है, एक्सेलरेशन तो बढ़ते 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 अब क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब बी ऑप्शन नहीं हो सकता। क्लियर है भाई? समझ में आई बात? बी ऑप्शन नहीं हो सकता। सिमिलरली डी भी नहीं हो सकता। आ रही बात समझ? डी क्यों नहीं हो सकता? उसकी वजह ये है, मैंने आपको बताया, ये एक्सेलरेशन के बढ़ने का रेट कम हो रहा है, ये एक्सेलरेशन जो है वो यहाँ से डिक्रीज हो रही है, यहाँ से टोटली इंक्रीज ही होते चले जा रही है, तो डी भी नहीं हो सकता। आ रही बात समझ? क्लियर है जी? भाई समझ आया नहीं आप लोग को? ठीक है, जी अब आप इस पे आ जाओ, सी के ऊपर आ जाओ। ये इसका मिड पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पर मैंने कहा इस पॉइंट पर, अब इस पॉइंट पर आप आओ, यहाँ पर वेलोसिटी आपकी क्या है, जीरो हो रही है, ठीक है। जबकि मैंने आपको कहा कि स्ट्रेट लाइन में अगर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो तो ग्राफ में कहीं से भी शो नहीं हो रहा कि वेलोसिटी आपकी जीरो हो रही है, ठीक है। तो भाई इस हिसाब से ये वाला ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो जाता है, बचता आपके पास ए ही है, ठीक है। इज इट क्लियर? आ जाते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। A stone falls vertically from rest. Air resistance is negligible. What is the speed of the stone when it has fallen through a distance of 0.4 मीटर? ठीक है, इसको आप काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी वाले कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हो और इक्वेशन ऑफ मोशन से भी कर सकते हो, दोनों से कर सकते हो। आसान इस वक्त इक्वेशन ऑफ मोशन है, उससे कर लो, ठीक है। सो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। तो इनिशियल वेलोसिटी आपकी क्या है, रेस्ट है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, और फाइनल वेलोसिटी आपको निकालनी है, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। वी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 9.81 टाइम्स 0.4। जी क्या आंसर बनता है, जरा जल्दी से बताइए। 2.8। 2.8 बनता है, यानी 2.8 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर है। इसके बाद अ बॉल इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली ऑफ अ टॉल बिल्डिंग। द ग्राउंड इज हॉरिजॉन्टल, ग्राउंड हॉरिजॉन्टल है और बॉल को हॉरिजॉन्टल फेंका गया है ऑफ अ टॉल बिल्डिंग, ठीक है। एयर स्ट्रेस इज नेग्लिजिबल। विच स्टेटमेंट अबाउट द मोशन ऑफ द बॉल इज करेक्ट? कौन सी स्टेटमेंट अबाउट द मोशन ऑफ द बॉल करेक्ट है? ठीक है, जाहिर सी बात है, बॉल को मेरे ख्याल में उसने एक बिल्डिंग से, मैं अगर गलत नहीं हूँ तो बिल्डिंग से उसने उसको यूं फेंका ऐसे करके, जो मुझे अंग्रेजी समझ में आ रही है भाई उसके हिसाब से मैं बना रहा हूँ, ये वाला सिचुएशन है। अच्छा, इस वाली सिचुएशन के हिसाब से अगर आप देखो तो टोटली इसकी जो दो तरह की एक्सेलेरेशन है, एक हॉरिजॉन्टल एक्सेलेरेशन है, ए एक्स है वो तो जीरो, और जो वर्टिकल एक्सेलेरेशन है वो माइनस का 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है। तो जब भी इस तरह की बात करेगा तो इस पे आपने दिमाग रखना है। अब वो आपसे कौन सी बात करेगा, एक हॉरिजॉन्टल एक्सेलेरेशन, एक वर्टिकल। अगर वो रिजल्टेंट की भी बात करता है तो भी 9.81 है, क्योंकि ये वाला पार्ट तो जीरो है, सही है। तो वो अगर सिर्फ एक्सेलेरेशन की भी बात करता है तो इसका मतलब है वो वर्टिकल की बात कर रहा है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वाला पार्ट ही नहीं है, यहाँ पे जीरो है वो। बात समझ रहे हो? सो विच स्टेटमेंट अबाउट द मोशन ऑफ द बॉल इज करेक्ट? द एक्सेलेरेशन ऑफ द बॉल इज ऑलवेज एट राइट एंगल टू द, गलत। द बॉल follows a circular path until it hits the ground, नहीं। द बॉल
हैज अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, बिल्कुल ठीक है। द बॉल्स टाइम इन द एयर इज प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी एट विच द बॉल इज थ्रोन, नहीं, ठीक है, उसके कंपोनेंट के वेलोसिटी की बात कर रहा है, उसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करेगा, ठीक है। आ रही बात समझ में? अगर उसकी टाइम से लिंक करना होगा तो, ठीक है। सो द बॉल्स टाइम इन द एयर प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी एट विच द बॉल इज थ्रोन, डिपेंड करता है कि आप वर्टिकल कंपोनेंट लोगे कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लोगे, ठीक है। सो इस हिसाब से, और उसने यहाँ पे इंडिकेट नहीं किया, इस हिसाब से डी इसका इनकरेक्ट हो जाता है। आ रही बात समझ में? अ मूविंग ऑब्जेक्ट स्ट्राइक्स अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, ठीक है, द कोलिजन इज एन इनएलास्टिक, इनएलास्टिक कोलिजन है, याद रखना। इनएलास्टिक का मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी बिफोर collision is greater than the kinetic energy after collision, याद रखना ये चीज। द और मोमेंटम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। द ऑब्जेक्ट्स मूव ऑफ टुगेदर, assume that the two objects from an isolated system, the two objects assume that the two objects form an isolated system, which row shows the possible value of the total momentum and total kinetic energy of the system before and after collision. So before collision and after collision momentum will remain same. So A तो वैसे ही इनकरेक्ट हो गया, ये before 6 है, after 2 है, नहीं हो सकता। अब बाकी आ जाए B C D के ऊपर। So before collision मैंने कहा था kinetic energy ज्यादा होगी, after collision kinetic energy कम होगी। एक कंपैरिजन मोमेंटम पे कर चुका हूँ, दूसरा कंपैरिजन kinetic energy पे करना है। सो बिफोर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी 30 है, आफ्टर 90 है, ये बी इनकरेक्ट हो जाएगा। बिफोर 90 है, आफ्टर 30 है, ये हो सकता है। बिफोर 90 आफ्टर 90 ये नहीं हो सकता। आ रही बात समझ में? सी इज द करेक्ट आंसर, चेक कर लीजिएगा अपने पास, ठीक है। आ जाइए, द ग्राफ शोज हाउ द क्वांटिटी वेरीज विद द क्वांटिटी एक्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट वर्टिकली फॉलिंग वर्टिकली एट इट्स टर्मिनल वेलोसिटी टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। सो एक ऑब्जेक्ट है जो ऊपर से नीचे फॉल कर रहा है, ऊपर से नीचे क्या कर रहा है भाई, वो फॉल कर रहा है। तो जब फॉल कर रहा है तो जाहिर है डिस्टेंस फॉलिंग होगा, क्योंकि क्योंकि एक चीज है जो वो कांस्टेंट रहती है, वो है टर्मिनल वेलोसिटी। तो टर्मिनल वेलोसिटी, सो किसी तरह से ये ग्रेडियंट आपका जो है वो अगर v आ जाए, टर्मिनल वेलोसिटी आ जाए, तो जाहिर है उस v को, ग्रेडियंट चूंकि कांस्टेंट है, लीनियर है, तो टर्मिनल वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, तो उसके लिए एक्सिस पे, ठीक है, तो डिस्टेंस, ठीक है, ये डिस्टेंस होना चाहिए। और एक्स एक्सिस पे जाहिर है आपका टाइम होना चाहिए। और ये डिस्टेंस जो है, जो बेसिकली सरफेस के ऊपर जितना डिस्टेंस है, वर्टिकल डिस्टेंस की, उसकी बात हो रही है। क्लियर है? आ रही बात समझ में? तो इस हिसाब से, ठीक है, ए भी नहीं हो सकता, ठीक है, और सी डी, ये तो वैसे भी टाइम है, ये भी नहीं हो सकते। सो सिर्फ ले दे के आपके पास बी बचता है, बी पॉसिबल है वाई एक्सिस में, ठीक है, जो हाइट अबव द सरफेस है, यही पॉसिबल है, ठीक। आ रही बात समझ में? आगे चलते हैं। अ बॉल ऑफ मास 2 kg travels horizontally. A ball of mass 2 kg travel horizontally with the speed of 4 meter per second. The ball collide with the wall and rebound in opposite direction with the speed of 2.8. The time of the collision is 150. What is the average force? Exactly ये क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ है आप लोग को, ठीक है, क्लास में। याद करें, एक बॉल है, ठीक है, एक बॉल है, वो ट्रेवल कर रही है, ठीक है, राइट साइड पे। एक वॉल है, उससे जाकर टकराती है, ठीक है, वॉल से आकर टकराती है। टकराने के बाद फिर वो बाउंस बैक करती है, और बाउंस बैक करके जब वो आती है तो उसकी कोई ना कोई स्पीड है। जाते वक्त 4.0 मीटर पर सेकंड, वापस आते हुए 2.8 मीटर पर सेकंड। और जो उसका टाइम है, वो टाइम दिया हुआ है 150 मिली सेकेंड। वो कह रहा है भाई, और मास भी इसका गिवन है, चलो ये रहा। कह रहा है फोर्स बताओ। तो फोर्स के लिए आपको पता है, इसको नेगेटिव वेलोसिटी ले लीजिए, इसको पॉजिटिव ले लीजिए, इसको यू ले लीजिए, इसको वी ले लीजिए, ये सारी बातें आप जानते हैं, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। सो एम इंटू डेल्टा वी अपॉन टाइम, यानी चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम बनेगा आपका, ये फॉर्मूला होगा। मास कितना हो जाएगा 2, चेंज इन वेलोसिटी के लिए आप करेंगे 2.8 माइनस माइनस का 4.0 डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, कितना हो जाएगा 150 इंटू 10⁻³ जी बताएं क्या वैल्यू आती है? Sir, 91. 90.67. 90.67 हाँ 9 एक सेकेंड, 90.67 तो 91 हो गया ना, ठीक है। तो 90.67 न्यूटन, सो ये 91 हो गया, 2 सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड ऑफ करने पे। अ ट्रेन कैरेज ईच ऑफ मास 5000 kg roll toward roll toward one another on a horizontal frictionless track. One is traveling at a speed of 2 meter per second, at the other at the speed of 1 meter per second, as shown that they collide and join together, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि what is the kinetic energy lost during the collision. सबसे पहले तो फाइनल वेलोसिटी निकालो। अब फाइनल वेलोसिटी कैसे निकालोगे? फाइनल वेलोसिटी आपको इसकी निकालनी पड़ेगी इन दोनों के टकराने के बाद। सो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, ठीक है।
So sum of total momentum before collision is equals to sum of total momentum after collision. Clear? So ये अब आप देखिए, तो आपका हो जाएगा m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 होल मल्टीप्लाई बाय v. ठीक है, क्योंकि दोनों के मासेस आपस में ऐड हो जाएंगे. ठीक है, तब आप देखिए ये इसकी वेलोसिटी प्लस ले लीजिए, इसकी माइनस ले लीजिए. ठीक है, तो मैं ये चीज यहाँ कर देता हूँ, नीचे कर देते हैं. सो मास कितना है, इसको m1 कर दीजिए, इसको यानी कि इसके मास को फिर बताता हूँ, इसके मास को m1 कर दीजिए, इसके मास को m2, इसकी वेलोसिटी को u1, इसकी वेलोसिटी को u2 कर लीजिए. क्लियर हो गई बात? इस तरह से कर लीजिए. ठीक है, अब क्या हो जाएगा, अब 5000, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है, प्लस 5000 मल्टीप्लाई बाई -1 इज इक्वल टू 5000 प्लस 5000, ठीक है, होल मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, यहाँ से आपने v निकालना है. तो ये 5, ठीक है, अच्छा ये प्लस है, 5 2 10, 10 में से ये 5000 गया, एक और जीरो लगा दीजिए, 10 में से 5000 गया, ठीक है, 5000 बचा, और ये डिवाइड बाई ये इधर आके डिवाइड हो गया, तो ये 10,000 हो गया. तो ये बचा v, और v की वैल्यू 0.5 मीटर पर सेकेंड आ रही है. क्लियर? आ रही है, 0.5 आ रही है. अब ये 0.5 के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन है, इसका मतलब ये दोनों स्टिक करके राइट साइड पे जा रहे हैं. ये बात याद रखना, फाइनल डायरेक्शन ये है. ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी लॉस निकालना है, तो बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन दोनों की काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस ले लो. सब आप क्या करेंगे, यहाँ पर वही चीज, ठीक है, सम ऑफ द टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन माइनस सम ऑफ टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन. ठीक है, आफ्टर कोलिजन इनका डिफरेंस ले तो लॉस आ जाएगा, खत्म कहानी. सब आप कैसे निकालेंगे, तो निकालने के लिए क्या होगा भाई, हाफ, ठीक है, इंटू 5000 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस हाफ इंटू 5000 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस, ठीक है, माइनस करें. अब माइनस करके फाइनल मास, फाइनल का वो निकालें, तो फाइनल कितना होगा भाई, टोटल मास कितना हो जाएगा 10,000. ठीक है, और मल्टीप्लाई बाई फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 0.5 का स्क्वायर. जी बताइए क्या आंसर आ रहा है, सॉल्व कीजिए. Sir, C. ठीक है, सो ये 11250 जूल है, ये सी का करेक्ट आंसर होगा. अब आप ये सवाल करेंगे ये क्या है, ये टोटल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है और ये है टोटल फाइनल काइनेटिक एनर्जी, तो इन दोनों का डिफरेंस ले लूंगा तो लॉस पता चलेगा, यानी शुरू में कितनी थी बाद में कितनी थी, लॉस पता चलेगा. ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, विच सिंगल कंडीशन मस्ट अप्लाई फॉर एन ऑब्जेक्ट टू बी इन इक्विलिब्रियम. ठीक है, तो जाहिर सी बात है, क्वेश्चन पढ़ लें, द ऑब्जेक्ट स्टेशनरी, पार्ट ए पढ़ें, ऑप्शन ये पढ़े, द ऑब्जेक्ट हैज अ कांस्टेंट नॉन जीरो एक्सेलरेशन. ये नहीं हो सकता, स्टेशनरी होना जरूरी नहीं है, कांस्टेंट वेलोसिटी से भी मूव कर सकता है. देयर आर नो फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट. ठीक है, ये भी नहीं है. देयर आर नो फोर्सेस, फोर्स एक्ट कर रही होती है, उनका वेक्टर सम जीरो होता है, द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज जीरो. ठीक है, ये सही है. A kite is in equilibrium at the end of the string. ये बड़ा अच्छा सवाल है और अक्सर लोग इसमें फंसते हैं. The kite has three forces acting on it. Weight है, tension है, and force from the wind है. अगर मैं इस काइट पे काइट बन के सोचूं तो मेरा एक डाउनवर्ड वेट होगा और एक मुझे रस्सी यहाँ पे खींच रही होगी. ठीक है, इसमें होगी टेंशन. वो कह रहा है कि अगला सुनो, द फोर्स एफ फ्रॉम द विंड, सुनना, एफ फ्रॉम द विंड है. विच वेक्टर डायग्राम रिप्रेजेंट द फोर्स एक्टिंग ऑन द काइट. ठीक है, एफ जो है इसकी बात कर, सबसे पहले इन दोनों का रिजल्टेंट निकालते हैं. भाई अगर मैं इन दोनों का रिजल्टेंट निकालूं, जरा सुनिएगा. ठीक है, ये देखिए, ठीक है, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है. ठीक है, अच्छा ये वेक्टर यूं है, हेड टू टेल रूल अप्लाई करें, यानी कि ये पहला वेक्टर आ गया टेंशन, उसके बाद ये दूसरा वेक्टर आ गया आपके पास, ये वेट आ गया. ठीक है, ये जो है जाहिर है कि इसके इधर से हेड से ये वेक्टर निकाल, ये यहाँ से निकालें और इसके हेड पे अप्लाई करें. रिजल्टेंट फोर्स आपकी जो है वो क्या हो जाएगी, वो इस डायरेक्शन में पड़ेगी रिजल्टेंट. ठीक है, लेकिन अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा. ठीक है, ये रिजल्टेंट फोर्स होगी. ठीक है, ये होगी रिजल्टेंट. ये किसकी रिजल्टेंट होगी भाई,
ये किसकी रिजल्टेंट होगी? ये वेट और टेंशन की मिला के कंबाइंड फोर्स होगी, जो है वो ये काइट लगा रहा होगा एयर के ऊपर। सुनना, काइट लगा रहा होगा एयर के ऊपर, और इसको बैलेंस करने के लिए इस आर को इक्वल एंड अपोजिट फोर्स विंड ऊपर लगाएगी, जो कि एफ होगी। तो ये वाली डायरेक्शन होगी एफ की, ठीक है। इस हिसाब से ये गया, ठीक है। अब तुम देखो डी वाले ऑप्शन में, देखो डी वाले ऑप्शन में टेंशन इस डायरेक्शन में, जबकि हमने टेंशन की डायरेक्शन ये दी है, तो डी भी गया, ठीक है। अब आंसर तुम्हारा कौन सा हो सकता है? ठीक है, अब आंसर तुम्हारा ए और सी में से कोई हो सकता है, ऐसा है कि नहीं है? ठीक है भाई। अब देखो ए और सी में से, अब ए और सी में से एक ऑप्शन है। अब ए और सी में से ऑप्शन कौन सा है? तो मैंने पहले ये टेंशन बनाया इस डायरेक्शन में, ये देखो पहले टेंशन बना गया, फिर उसके बाद वेट बना, फिर वेट बना, फिर ये रिजल्टेंट फोर्स इस डायरेक्शन में बिल्कुल है, और इसको अपोज करने वाली इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर फोर्स जो कि विंड लगा रही है उस पर, वो है। तो इसका मतलब है ए करेक्ट आंसर है इसका। आ रही बात समझ में? forces act about a point as shown, ठीक है। Four forces act on a point, ठीक है, about a point P as shown. The forces act in the same plane and produce no resultant moment about the point P. What is the length xy? ठीक है भाई, इन दोनों का तो मसला नहीं, आप ले लोगे इस पॉइंट पर P, पिवट ले लोगे, इनका तो मसला नहीं है। ये भी क्लॉकवाइज मोमेंट दे रहा है, वो भी क्लॉकवाइज दे रहा है। तो अब आप सबसे पहले, ठीक है, इसको करते हैं sum of anti-clockwise moment is equals to sum of clockwise moment. So अब clockwise moment कौन दे रहा है? ये भी दे रहा है और ये भी दे रहा है, दो तो clockwise moment होगा, तो इन दोनों के निकाल लेते हैं। तो ये हो गया 6 मल्टीप्लाई बाई 7 प्लस ये भी 6 है, तो 6 मल्टीप्लाई बाई ये कितना है? ये है 3, ठीक है। तो राइट साइड में 7 6 42 प्लस 18 कितना हो गया? 60 न्यूटन सेंटीमीटर हो गया। क्लियर? लेफ्ट साइड पर आओ। अब लेफ्ट साइड के लिए ये दोनों का लाइन ऑफ एक्शन तो एक ही है, पैरेलल है, ठीक है। तो हम कभी भी ये लेंथ नहीं लेते, ठीक है। इसका हम ये वर्टिकल कंपोनेंट लेते हैं, ये वाला कंपोनेंट लेना होगा हमें। सारी बात समझ में? तो हम ये वाला कंपोनेंट कैसे लेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। तो एक तरह का ये आपका कपल हो गया, ठीक है, टॉर्क ऑफ अ कपल हो गया, ठीक। आ रही बात समझ? तो इस तरह से मामला है। तो हमने यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस लेना है, तो कैसे लेंगे? तो भाई लेंथ हमारी एक्स वाई, ठीक है। तो एक्स वाई का जाहिर है कि ये यहाँ से 60 डिग्री है, तो एक्स वाई को साइन 60 करेंगे, तो हमारा ये लेट्स से कि यहाँ पे नाम रख दो ए, ये हो जाएगा बी, तो हमारा लेंथ ए बी आ जाएगी। क्लियर है? ठीक है, आ रही बात समझ में? आ रही है नहीं आ रही है? सो अब कपल है ये दोनों फोर्सेस, ये दोनों पैरेलल फोर्सेस हैं, ये भी 5 है, ये भी 5 है। और कपल के लिए आपको पता है कि एक फोर्स रख के 5 रख के, यानी 5 आपने रखना है और रख के इनका डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी ए बी से जो इनके दरमियान का डिस्टेंस है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो टर्निंग इफेक्ट आ जाता है। और अगर आपको ऐसे समझ में ना आए तो पहले आप ये पार्ट निकालें, फिर एक पार्ट ये पार्ट निकालें, बहुत लेंदी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। सो ज्यादा अच्छा तरीका ये कि कपल जब भी फोर्सेज होती हैं, दो फोर्सेज होती हैं, तो हम क्या करते हैं, ठीक है, हम ये करते हैं कि 5 लिखा, ठीक है, 5 न्यूटन लिखा, मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन, क्या है ये, ए और बी के दरमियान डिस्टेंस ए बी। क्लियर हो गई बात? आ रही बात समझ में? डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, इज इट क्लियर? अभी जो डिस्टेंस ए और बी जिसकी बात हो रही है वो आप देख लो किसके बराबर है, एक्स वाई साइन थीटा के। तो मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या करूंगा, ठीक है, अच्छा इस 5 को वहां ले आके डिवाइड कर दो, तो 60/5 करो तो ये 12 न्यूटन हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। न्यूटन तुम्हारे आके डिवाइड हो गया। अब यहाँ पे एल ए भी बचा, सो यहाँ पे करोगे एल एक्स वाई साइन 60 डिग्री। क्लियर? अब आप यहाँ पर साइन 60 से डिवाइड कर दो, तो एल एक्स वाई इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई साइन 60 डिग्री। जी भाई, कितनी वैल्यू आ रही है बताएंगे? तो 14 मीटर है। 14 आ रही है? जी सर। अच्छा मैंने एक गलती और की थी, उसको मैं रेक्टिफाई कर देता हूँ। यहाँ पे न्यूटन सेंटीमीटर लिखा था, ये न्यूटन मीटर होगा। क्लियर है? यहाँ पर भी न्यूटन मीटर होगा, ठीक है। इज इट क्लियर? सो 12 मीटर है, तो ये आखिर में आंसर ये 14 मीटर आएगा, तो ये सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? और रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ lead of density 1.13 exponent 4 has the sides of the length 12, 15 and 10. What is the maximum pressure? So maximum pressure के लिए, ठीक है,
मैक्सिमम प्रेशर के लिए आप क्या करेंगे भाई, ठीक है, ये बेसिकली कोई ब्लॉक होगा, वो कह रहा है इसे रखना कैसे जमीन पे, ये पूछना चाह रहा है इन शॉर्ट। सही से पूछ ले भाई, इतनी लंबी करने की जरूरत क्या है, ठीक है, आ रही बात समझ। अब वो सबने उसने सबकी वो दी हुई है, डायमेंशन दी हुई है, ठीक है, एक 15 है, एक 12 है और एक 10 है। सो मैक्सिमम प्रेशर के लिए मिनिमम एक कांटेक्ट एरिया होना चाहिए। मिनिमम कांटेक्ट एरिया में तुम क्या रखोगे, 12 रखोगे और 10 रखोगे लॉन्गेस्ट में, यानी इसको हाइट बना दोगे, ठीक है। सो इसको तुम 10 कर लो और इसको 12 सेंटीमीटर कर लो। क्लियर हो गई बात आ रही, यानी सिर्फ ये हाइट में 15 रखोगे तुम, ठीक। तो अब चूंकि डेंसिटी दी हुई है तो प्रेशर इज इक्वल टू, ऑल दो कि लिक्विड के लिए फार्मूला यूज करते हैं लेकिन अभी हम सॉलिड के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सॉलिड के लिए इस्तेमाल करते वक्त डेंसिटी फ्लूइड की नहीं आएगी, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी आएगी, ये फर्क होगा, ठीक है, अगर डायरेक्ट यूज करोगे। नहीं तो फिर फोर्स पर यूनिट एरिया करो, फिर मास में कन्वर्ट करो, अल्टीमेटली फार्मूला रो जी एच बनना है, ठीक है, रो जी एच। याद रखना फर्क कितना है, सॉलिड के लिए यूज कर रहे हो तो ये डेंसिटी फ्लूइड की नहीं है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी है, फर्क है ये दोनों चीजों में, याद रखना, ठीक है। तो अब ये कितना हो गया, 1.13 इंटू 10⁴ इंटू 9.81 मल्टीप्लाई बाई 0.15, ठीक है, 0.15 जी। क्या प्रेशर बन रहा है, कौन मुझे बताएगा, क्या प्रेशर बन रहा है, 16.6 किलो पास, क्या चीज, 16.6 किलो पास। 16.6 किलो पास्कल, ठीक है, यही है, सही है, क्या आ रहा है 16.6 आ रहा है, डी करेक्ट आंसर है, ऐसे ही है जी। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पावर, ठीक है, यहाँ तक सही है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पावर, ठीक है, पावर के डेफिनेशन के बारे में पूछा है तो जाहिर है वर्क डन पर यूनिट टाइम है, और कोई डेफिनेशन हो भी नहीं सकती। अगला, अ मॉडल कार ट्रेवल्स एट अ कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट वेलोसिटी वी, ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी से तब ट्रेवल होती है जब फॉरवर्ड और बैकवर्ड उसकी जो फोर्सेज है वो इक्वल हो, ठीक है। In a straight horizontal line, the input power of the engine is 800 वॉट, ये इनपुट पावर है, ठीक है। एफिशिएंसी 60% है। और क्या कह रहा है, व्हाट इज द टोटल रेजिस्टिव फोर्स ऑफ द कार, ठीक है। अब आप पहले समझिएगा भाई, ये गाड़ी है, ये राइट साइड पे जा रही है, राइट वर्ड मूव कर रही है, जब राइट वर्ड मूव कर रही है और कांस्टेंट वेलोसिटी से जो इसकी जो फॉरवर्ड फोर्स है, यानी फॉरवर्ड जो इंजन की फोर्स है, ठीक है, इसको हम थ्रस्ट कहते हैं, और जो बैकवर्ड जो एयर रेजिस्टेंस है, ठीक है, इसको ड्रैग कहते हैं, इक्वल हो जाती है, ठीक है। सो फॉरवर्ड थ्रस्ट और बैकवर्ड ड्रैग इक्वल हो जाती है जब वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट होती है। क्लियर। अच्छा, अब वो कह रहा है कि पावर, जब पावर की बात करते हैं तो पावर इंजन के थ्रस्ट से हमेशा मेजर होती है, ठीक है, यहाँ से मेजर नहीं होगी, ड्रैग से नहीं होगी। तब आप बताइए, उसने एफिशिएंसी दी हुई है, उसने टोटल पता है कि यूजफुल पावर, ठीक है, आउटपुट अपॉन टोटल पावर इनपुट, ये यूजफुल पावर आउटपुट है, इस पे बात करेंगे, ठीक है। सो 60% एफिशिएंसी हो गई, पावर इन कितना है उसने बताया 800 है, सो डिवाइड में 800 लिख दीजिए, ऊपर पावर यूजफुल, ठीक है, जो आउटपुट है, यूजफुल पावर आउटपुट क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो ये 480 वॉट आपको देगा, जो कि यूजफुल पावर होगी, यूजफुल पावर आउटपुट पे होगी, यानी कि जो थ्रस्ट आगे लगा रहा होगा जिससे इंजन चल रहा होगा, ठीक है। और आपको पता है पावर का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी, अभी कौन सी फोर्स होगी, ये थ्रस्ट ऑफ द इंजन होगा, लेकिन चूंकि मैंने बताया ये और ये फोर्सेस इक्वल हैं तो इसकी जगह ड्रैग इनटू वेलोसिटी भी लिखा जा सकता है अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, ठीक है। तो ड्रैग फोर्स उसने कैलकुलेट करने के लिए कही है, वेलोसिटी कितनी दी हुई है, 12 दी हुई है, तो 480 डिवाइडेड बाई आप 12 कर लीजिए, कितना आंसर आता है बताएं, मेरे ख्याल में 40 आएगा, 40 न्यूटन का ड्रैग आएगा, ऐसा ही है आंसर। 17 विच स्टेटमेंट रिप्रेजेंट द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कौन सी स्टेटमेंट है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है, सी करेक्ट आंसर है, द टोटल एनर्जी क्लोज, द टोटल एनर्जी in a closed system is constant, ठीक है। A barrel of the mass 50 kg is loaded onto a truck, onto the back of a lorry 1.6 meter high by pushing it up a frictionless plank of 3.4 meter long. What is the minimum work done? Work done अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स निकालता हूँ, तो ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन ये है, वेट इधर है, ठीक है, और हाइट ये रही, ठीक है, 1.6, तो जो वर्क डन है वो हो जाएगा वेट मल्टीप्लाई बाई हाइट,
ठीक है, हाइट इट कवर्स, तो ये mgh बनेगा, बेसिकली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का चेंज बनेगा। ठीक है, सो मास कितना दिया हुआ 50 मल्टीप्लाई बाई 9.81 मल्टीप्लाई बाई 1.6 करिए, बताइए कितना आ रहा है वर्क डन। जी जी क्या वैल्यू आ रही है बच्चों, जल्दी हाथ चलाओ। Sir, हेलो सी 780 जूल। ठीक है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस का वही यूनिट है जो प्रेशर का है, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब जरा इसको खोलें तो न्यूटन बराबर होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड माइनस 2, और ये मीटर स्क्वायर है, एक से एक कैंसिल, तो ये किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकंड माइनस 2। सो ए करेक्ट आंसर इसका होने वाला। क्लियर है? ठीक है, द ग्राफ शोज अ रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन फॉर 3 wires of the same linear dimension but made from different metals, which statement are correct? तीन सिमिलर वायर हैं, ठीक है, वो कह रहा है कि सेम लीनियर डायमेंशन, उनकी लीनियर डायमेंशन सेम है, लेकिन कह रहा है कि डिफरेंट मेटल के बने में। ठीक है, which statement about which statement is correct? कह रहा है the extension of p is approximately twice the extension of x। इसे कैसे पता चला? p की एक्सटेंशन, p का तो स्ट्रेन भी कम है, ठीक है, तो एक्सटेंशन कैसे ट्वाइस हो गई? ये तो गलत, वन तो गया, आप नहीं बता सकते, नहीं कह सकते। पार्ट 2 में कह रहा है द रेशियो ऑफ द यंग मॉडुलस पी टू दैट ऑफ क्यू इज अप्रोक्सीमेटली 2। ये पॉसिबल है क्योंकि इसका ग्रेडियंट देखिए और इसका ग्रेडियंट देखिए, तो इसका ग्रेडियंट जो है, इसका जो ग्रेडियंट है ये ज्यादा है, इसका ग्रेडियंट कम है, तो इसका यंग मॉडुलस कम है, उसका ज्यादा है, तो ट्वाइस बन सकता है। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी इसकी है। ठीक है, और क्या कह रहा है फॉर स्ट्रेन लेस देन 0.1, ठीक है, यानी 0.1, ये रहा 0.1, 0.1 से कम का जो स्ट्रेन है, यानी ये वाला एरिया, इस वाले एरिया की अगर बात करें तो इस वाले एरिया में क्या रहा है कि आर ओबेज हुक्स लॉ, ये जो आर है ये हुक्स लॉ को ओबे करता है इस वाले रीजन के अंदर, बिल्कुल कर रहा है, स्ट्रेट लाइन है देखो। ठीक है, लीनियरिटी है, तो इसका मतलब है ये प्रोपोर्शनल लिमिट से भी पहले, तो बिल्कुल करता है, तो इसका मतलब ये है कि 3 भी हो सकता है, तो 2 और 3 का मतलब है सी करेक्ट आंसर होने वाला है। इज इट क्लियर? समझ आ गई बात? आगे चलते। फॉर सॉलिड, 4 सॉलिड स्टील रॉड्स इक्वली सपोर्ट एन ऑब्जेक्ट वेइंग 10 किलो न्यूटन, 10 किलो न्यूटन उसका वेट है। ठीक है, और ईच रॉड इज of length 2 meter and cross section area 250 millimeter square. The weight of the object causes the rod to contract by 0.1 मिलीमीटर। ये ईच रॉड की बात कर रहा है, ये ईच रॉड की बात कर रहा है, सुनना। द रॉड्स ओबे हुक्स लॉ। व्हाट इज द यंग मॉडुलस? यंग मॉडुलस का फॉर्मूला होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, या मैंने आपको बताया था FL अपॉन EA। ठीक है, अब ये जो 10 किलो न्यूटन है, ये पूरा वेट है उसका, तो ये 4 रॉड्स हैं तो उन पर डिवाइड हो जाएगा, तो 10 अपॉन 4 करो तो एक के लिए क्या वैल्यू आएगी? 2.5 किलो न्यूटन। सही है, तो फोर्स है, एक एक से कैलकुलेट करेंगे हम यंग मॉडुलस, तो एक की अगर बात करो तो 2.5 है, 2.5 का मतलब होता है, 2.5 का मतलब है ये 2500 मल्टीप्लाई बाई लेंथ कितनी है 2.0 डिवाइडेड बाई एक्सटेंशन कितनी है 0.1 इंटू 10⁻³ ये री एक्सटेंशन। ठीक है, बेसिकली कंप्रेशन एक्सटेंशन चेंज इन लेंथ है, और यहाँ पर आखिर में एरिया आ गया, तो एरिया है 250। अब ये मिलीमीटर स्क्वायर है, अब देखो मीटर से सॉरी, अगर तुमने मिलीमीटर से मीटर जाना है तो क्या करोगे? सो मिलीमीटर से मीटर 10⁻³ लेकिन अगर मिलीमीटर के स्क्वायर से मीटर के स्क्वायर जाओगे तो मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे, पावर यानी 10⁻⁻6 हो जाएगी। सो ये 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है? तब आप ये सब चीजें हटाओ और सॉल्व करो, बताओ क्या वैल्यू बनती है आपकी। जी क्या आंसर आ रहा है? बी आ रहा है? 2 times 10 power negative 11 जी सर। -11 या 11 क्या कर रहे हो? सॉरी 11 negative 11 गलती से बोल रहे ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। द ग्राफ शोज हाउ द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग वेरीज विद द फोर्स टू फोर्स अप्लाइड टू इट। टू एरियाज P and Q आर लेबल, विच एरिया रिप्रेजेंट द वर्क डन इन स्ट्रेचिंग स्प्रिंग। ठीक है, इन स्ट्रेचिंग स्प्रिंग, स्प्रिंग को खींचने में खर्च होता है कौन सा एरिया, वो पूछ रहा है। तो जाहिर सी बात है कि आपको पता है ये इसकी ओरिजिनल लेंथ है, और ये इसकी फाइनल लेंथ को शो करता है, और ये इसकी इनिशियल को शो करता है। ठीक है, ये फाइनल को शो करता है, ये इनिशियल को, फाइनल माइनस इनिशियल ये एक्सटेंशन हो जाएगी या चेंज इन लेंथ।
तो जाहिर सी बात है ये वाला एरिया जो है, पी वाला एरिया आपको चेंज इन लेंथ में जो एनर्जी इस्तेमाल हो रही है या वर्क डन हो रहा है उसकी बात करेगा। तो पी इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? ठीक है, आगे द हॉरिजॉन्टल बीम वर्टिकली पोलराइज लाइट ऑफ द एम्पलीट्यूड A is incident normally on a polarizing filter. The transmission axis of the filter is at an angle of 50 degree to the vertical. शुक्र है एंगल्स वर्टिकल से दिया हुआ है, जो वर्टिकल से ही देना चाहिए। What is the amplitude of the light in the beam after it passes through the, ठीक है, वो एम्पलीट्यूड की बात कर रहा है। सो हमें मलूज लॉ पढ़ा है, आई अपॉन यानी आई ट्रांसमिटेड अपॉन, ठीक है, इंसिडेंट इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, यही पढ़ा है ना हमने, यही पढ़ा। अगर और इसी की इंटेंसिटी का रेशो इनके इसी के ट्रांसमिटेड एम्पलीट्यूड का स्क्वायर और इंसिडेंट एम्पलीट्यूड के स्क्वायर से भी बनता है। ये दूसरा रेशो था, 2 रेशो पढ़ाए थे मैंने। ठीक है, अगर मैं इसको लिंक कर दूं यानी इसको इसके साथ लिंक कर दूं, ठीक है, इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, और अगर मैं स्क्वायर हटा दूं सब में से रूट लेके, तो ये ए अपॉन ए नॉट, ठीक है, इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा। सो कॉस लगाइए 50 डिग्री जी बराबर, बताइए क्या आंसर बनता है? सर 0.64। 0.64। ए नॉट को चाहे तो उधर भेज दीजिए, तो 0.64 ए नॉट, ए नॉट कह दीजिए या ए कह दीजिए, बात एक ही है। ठीक है, वो मसला नहीं है, वो हमने इंस्टेंट को ए नॉट लिया, उन्होंने ए ले लिया। ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, यहाँ पे ले लिया। सो 0.64 ए हो जाएगा। क्लियर? यानी 64% जो है वो लाइट जो है वो ट्रांसमिट करेगी और बाकी का तकरीबन 36% जो है वो रिफ्लेक्ट कर जाएगी। 24 अ प्रोग्रेसिव लॉन्गिट्यूडनल sound wave move through air. The diagram shows the position of the air particles through the part of the weight at one instant. आपको याद होगा इसका मैंने ग्राफ बनवाया था। ये यहाँ से लेकर कंप्रेशन तक जितना भी एरिया होगा, इनमें पार्टिकल्स राइट साइड पे जा रहे होंगे, सारे राइट पे जा रहे होंगे, और यहाँ पे जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो सारे के सारे लेफ्ट पे मूव कर रहे होंगे, लेकिन ओवरऑल इनका मोशन जो है वो राइट पर ही हो रहा होगा। ये प्रोग्रेसिव वेव है, प्रोग्रेसिव वेव है। यानी देखो ऐसे होगा, इधर देखो, वेव ओवरऑल तो यूं जा रही होगी, ऐसे जा रही होगी, लेकिन जाते हुए यूं यूं ऐसे करके जा रही होगी, इस तरह करके कंप्रेशन रेयरफेक्शन करते हुए जा रही होगी। आ रही है बात समझ में? तो इस हिसाब से यहां तक, यानी यहां से यहां तक पार्टिकल सारे राइट जा रहे हैं, राइट जा रहे हैं, और यहां से यहां तक सारे के सारे कहाँ जा रहे हैं? लेफ्ट जा रहे हैं। राइट वाले पार्टिकल्स को हम यहां से मीन पोजिशन से देखो, राइट वाले पार्टिकल्स को हम जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाते हैं, और लेफ्ट वाले पार्टिकल्स को हम नीचे की तरफ बनाते हैं। सी इसका करेक्ट आंसर हो सकता है। आ रही बात समझ में? पहले क्वेश्चन भी करवाया ये वाला आपको। An electromagnetic wave in free space has a frequency of 3 exponent 16 hertz की frequency given है, which will give the principal region of this wave an example of electromagnetic wave with a lower frequency. उससे lower frequency कौन सी होगी वो बताओ, और इसका रीजन बताओ। बच्चों वाला सवाल है। लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? c अपॉन फ्रीक्वेंसी 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10⁻16 सेकेंड इनवर्स। ठीक है, अब आप देख लीजिए, तो ये होगा 3 इंटू 10⁻⁻, सॉरी, ये क्या वैल्यू आएगी? वेवलेंथ की वैल्यू कितनी आएगी? ये 3 से 3 कैंसिल, तो 1 इंटू 10⁻⁻8, 10⁻⁻, इसको मैं 1 - 9 कर देता हूँ, तो ये तो नैनोमीटर में हो जाएगा, ये 10 नैनोमीटर होगा। ठीक है, हाँ सही है, 10 नैनोमीटर हो गया, सही है, 10 नैनोमीटर है। ठीक है, अभी जो 10 नैनोमीटर का आया, देखो वैसे तो वाकई 100 से उसका जो है 400 का होता है, लेकिन मसला ये कि यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ प्रिंसिपल रीजन। तो नियरेस्ट जो हमारे पास ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है अल्ट्रावायलेट का। आ रही बात समझ में? नहीं आ रही है? नियरेस्ट जो हमारे पास ऑप्शन बन रहा है वो अल्ट्रावायलेट का बन रहा है। इंफ्रारेड तो रेड से भी ज्यादा होती है, 700 से भी ज्यादा होती है, वो तो नहीं हो सकती। ठीक है, तो क्लोजेस्ट जो बन रहा है हमारे पास प्रिंसिपल रीजन वो अल्ट्रावायलेट। अब अल्ट्रावायलेट से वो कह रहा है कि लोअर फ्रीक्वेंसी किसकी होती है, तो वो विजिबल की होती है, एक्सरे उससे ज्यादा होता है, तो इसका मतलब है सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऐसे भी सी ही सही है। ठीक है, ये वाला सीन है। अब आगे चलते हैं। A source of sound emits a wave of constant frequency. A source of sound emits a wave at a constant frequency. The source moves at a constant speed in a straight line in relative to a stationary observer. Which velocity of the source gives the smallest observer frequency? Smallest observed frequency. पहली बात, अगर कोई ऑब्जेक्ट आपके करीब आएगा तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, सी और डी तो गए। अब 5 और 10 में से बात करो। एक गाड़ी या एक एम्बुलेंस आपसे 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दूर जा रही है, एक एम्बुलेंस 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दूर जा रही है। दोनों की स्पीड कांस्टेंट है, दोनों आपसे एक ही कांस्टेंट स्पीड से 5 और 10 मीटर पर सेकंड
रिस्पेक्टिवली की स्पीड से आपसे दूर जा रही हैं। तो बताओ, वो कह रहा है कि स्मॉलेस्ट ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी किसकी होगी? भाई जिसकी स्पीड ज्यादा होगी उसकी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी कम सुनाई देगी आपको। खत्म। तो बी करेक्ट आंसर होगा। आ रही है बात समझ में या नहीं आ रही है? क्लियर है? समझ आ गई? नेक्स्ट है, व्हाट कुड डिस्क्राइब द टाइम बेस ऑफ द कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। टाइम बेस सेटिंग क्या होती है? बेसिकली एक हॉरिजॉन्टल बॉक्स की एक एक डिवीजन या हॉरिजॉन्टल एक बॉक्स की जो लेंथ होती है वो टाइम बेस की सेटिंग कहलाती है। ठीक है? आ रही बात समझ में या नहीं आ रही है? ठीक है, तो आप पढ़ें तो ये टाइम पर डिवीजन ऑन द स्क्रीन। ठीक है, ये इसका डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल टाइम बेस सेटिंग का मतलब ये है कि वो जो बॉक्स है उसकी हॉरिजॉन्टल लेंथ, एक बॉक्स की एक डिवीजन की। क्लियर? सर व्हाट सर हैपेंस व्हेन द टू टाइम जी जी टाइम पर यूनिट लेंथ होता है ना इसके अंदर। इसके नहीं 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 पर यूनिट लेंथ नहीं, पर डिवीजन होता है, पर डिवीजन होता है, एक डिवीजन एक बॉक्स जो भी है उसका, वो कितने का तो भी हो, पर सेंटीमीटर सेकंड का हो, पर वोल्ट का हो। सेंटीमीटर है ना, सेकंड पर सेंटीमीटर होगा या सेकंड पर नहीं 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 मिलीमीटर नहीं, या ऐसा? देखो हम उसको बोलते हैं सेकंड पर सेंटीमीटर, लेकिन असल में ये सेकंड पर सेंटीमीटर नहीं होता, सेकंड पर डिवीजन होता है। और एक डिवीजन, अब क्योंकि ऑसिलोस्कोप में सेटिंग एक डिवीजन एक सेंटीमीटर की होती है, इसलिए हम यहाँ पर हम सेंटीमीटर लिखते हैं, वरना हकीकत में ये डिवीजन होता है, एक बॉक्स। आ रही बात समझ में? क्लियर? सो व्हाट हैपेंस व्हेन द टू वेव्स सुपरपोज एट अ पॉइंट। ठीक है, व्हाट हैपेंस व्हेन द टू वेव्स सुपरपोज एट अ पॉइंट, दो वेव्स जब वो सुपरपोज करेंगी एक पॉइंट पे, तो क्या होगा भाई? उनके डिस्प्लेसमेंट्स ऐड होंगे। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट्स ऐड होंगे, सिर्फ एम्पलीट्यूड नहीं, सारे पॉइंट्स के डिस्प्लेसमेंट्स ऐड होंगे। बी इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर हो गई बात? An electromagnetic wave is diffracted as it passes through a single slit. The width of the slit is larger than the wavelength. अब वो width of the slit की बात कर रहा है। ठीक है, ये width of the slit जो है लार्जर है, वो ये कह रहा है कि which change will decrease the amount of diffraction। अब फर्ज करो वो diffraction अगर यूं हो रही है, ठीक है, तो बना रहा हूं, वो कह रहा है कि अगर डायफ्रैक्शन यूं हो रही है, यानी कि इस तरह से ये स्प्रेडिंग हो रही है, तो स्प्रेडिंग को और कैसे कम किया जा सकता है? तो स्प्रेडिंग को कम करने का तरीका ये भाई, या तो इसकी गैप और बढ़ा दो, ठीक है, और या तो इसकी वेवलेंथ को छोटा कर दो। अब एक और प्रॉब्लम जरा समझना, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा होता है, v इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन टी। सुनना, स्पीड चेंज करने के लिए मीडियम चेंज करना है, तो स्पीड तो चेंज नहीं हो सकती। अब अगर आपने वेवलेंथ चेंज कर दिया या डिक्रीज कर दिया, ठीक है, ताकि इसकी डायफ्रेक्शन जो है वो और कम हो जाए, स्प्रेडिंग और कम हो जाए, उसके लिए अगर आपने ये वेवलेंथ को कम कर दिया, तो कुछ भी कर लें पीरियड भी कम होना पड़ेगा। तो पीरियड भी कम होगा ताकि वेलोसिटी कांस्टेंट रहे, और वेलोसिटी कांस्टेंट तब तक रहती है जब तक मीडियम सेम रहता है। मीडियम चेंज होगी तो वेलोसिटी चेंज होगी। आ रही बात समझ में? समझ रहे हो ये चीज? इसका मतलब है कहीं ना कहीं पीरियड डिक्रीज होगा। तो भाई वो कह रहे हैं डिक्रीज द टाइम पीरियड ऑफ द वेव। ठीक है, 20 का करेक्ट आंसर होगा। आप कर लें, आप फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करेंगे तो पीरियड इंक्रीज हो जाएगा, तो पॉसिबल नहीं है। आप इसको स्लिट को, इसके गैप को कम कर देंगे तो ये जो स्प्रेड है, इसका वेव का स्प्रेड होना मजीद इंक्रीज हो जाएगा, तो आप वो भी नहीं कर सकते। इंक्रीज द वेवलेंथ पे भी कुछ नहीं कर सकते, वेवलेंथ बढ़ाएंगे, ठीक है, पीरियड क्या हो जाएगा? पीरियड भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी का कांस्टेंट रखना है, क्योंकि मीडियम सेम है। ठीक है, तो इस हिसाब से बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, समझ आ रहा है? ठीक है, द डायग्राम शोज द विजिबल लाइट इंसिडेंट नॉनवर्ड इन डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग, और ये फोर्थ ऑर्डर है। ठीक है, एन की वैल्यू 4 है। ठीक है, और ये फोर्थ ऑर्डर है, एन की वैल्यू 4 है, मैं फोर्थ मैक्सिमा है। A pattern of intensity maxima forms on the screen, a line connecting the center of the fourth order intensity maximum with the center of the diffraction grating forms at an angle of 53 degree with the center line। ठीक है, that the grating line has a spacing की वैल्यू दी हुई है, यानी डायरेक्ट डी की वैल्यू गिवन है। क्लियर? व्हाट इज द वेवलेंथ? वो वेवलेंथ पूछ रहा है, खत्म, तो निकाल लेते हैं। सो आपको पता है कि डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। सो डी साइन थीटा सबकी वैल्यूज रखते हैं। ठीक है, हमने क्या निकालना है? वेवलेंथ निकालना है। सो वेवलेंथ इज इक्वल टू डी साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई एन। ठीक है, सो लैम्डा इज इक्वल टू डी, डी क्या है? 2.7 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
मल्टीप्लाई बाई साइन 53 डिग्री, ठीक है।
साइन 53 डिग्री डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, एन, एन कितना है 4 है। प्लीज जरा सॉल्व कीजिए, आंसर बताइए क्या आ रहा है। Sir, it's B. बी आ रही जी बी आ रही है 5.4 एक्सपोनेंट नेगेटिव 7, सो 5.4 एक्सपोनेंट नेगेटिव 7 मीटर। क्लियर, ये इसकी वेवलेंथ होगी, यानी 540 नैनोमीटर पे होगा, 540 यानी विजिबल रीजन होगी, ठीक है। और वो लाइट भी जो है वो इंसिडेंट लाइट उसी रीजन में। द हॉरिजॉन्टल ग्लास ट्यूब क्लोज एट वन एंड द हैज अ लेयर ऑफ द डस्ट लेड इनसाइड इट, ठीक है, has a layer of the dust laid inside it on its lower side. Sound is emitted from a loudspeaker. Sound is emitted from the loudspeaker that is placed near the open end of the tube. The frequency of the sound is varied, and at one frequency, a stationary wave is formed inside the tube, so that the dust formed is in small heaps. Heaps कहते हैं टीलों को, छोटे छोटे जो पहाड़ टाइप के होते हैं। The distance between 4 heaps of the dust is 30 centimeter. The speed of the sound is already given. ठीक है, ये ऑलरेडी ये डिस्टेंस गिवन है। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। सो भाई ये जो है ना यहाँ पे ये एंटी नोड है, यहाँ पर भी क्या कह रहा है, ये एंटी नोड है, ये एंटी नोड है, ये एंटी नोड है। सो दो एंटी नोड के दरमियान का डिस्टेंस लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2, ठीक है। सो टोटल कितना हो जाएगा, ये ऐड करें, इन तीनों को ऐड करें तो ये 3 लैम्डा बाई 2, इसका डिस्टेंस बनता है 30 सेंटीमीटर। आप लैम्डा की वैल्यू निकालें, ये बनेगा 20 सेंटीमीटर, ठीक है। आप लैम्डा को सही से लिखें, 0.2 मीटर हो जाएगा कन्वर्ट करके। अब आप निकालेंगे फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ, 330 डिवाइडेड बाई 0.2, ये हो जाएगा 660 और एक जीरो और, ठीक है, 6600 मेरे ख्याल में बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। नहीं 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 नहीं, एक सेकेंड, हाँ 6 नहीं यार भाई, डिवाइड करो जरा इसका, 330 डिवाइड बाई 0.2 करो, कितना बनता है, 1650. 1650 हर्ट्ज, ठीक है, ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। There is a current in a resistor for a short time interval. Which statement about the total charge passed through the resistor is correct? ठीक है, so it can take any value, है नहीं भाई, it is the integer multiple of elementary charge। याद करें क्वांटाइजेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, मिनिमम वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर नेगेटिव 19 कूलम है, सारे बड़े नंबर इसका मल्टीपल होता है, ठीक है। कह रहा है the potential difference across the filament lamp is slowly raised from 0 to its normal operating value. Which graph represent the variation with v of the current I? So भाई इसका A आंसर है, क्योंकि ये आगे बढ़ते हुए v की तरफ मुड़ेगा, इसका ग्रेडियंट डिक्रीज होगा तो इसकी रेजिस्टेंस बढ़ेगी। फिलामेंट लैंप पे ऐसा ही होता है। एन इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, एन इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 12 एम्पियर, ठीक है, ऑफ द लेंथ 0.35, द ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन इज गिवन, v गिवन है। हाउ मेनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द वायर, वो कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स पास किए। सबसे पहले तो भाई लेंथ आपको गिवन है, वेलोसिटी गिवन है, टाइम निकाल दो, क्यों, क्योंकि टाइम इस्तेमाल होगा आके, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। सो करंट इनटू टाइम से हम टोटल चार्ज निकाल लेंगे, तो टाइम निकालना है। सो टाइम निकालना है तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू वेलोसिटी, और टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। सो 0.35 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 10 टू पावर नेगेटिव 4। सो टाइम कितना हुआ, कोई मुझे बताएगा जी? 700 सेकंड्स का टाइम, 700 सेकंड में कितना कूलम पास किया। अब देखो, अब तुम देखो 700 है, अब नंबर ऑफ कूलम निकालो, तो करंट कितना है, 12 मल्टीप्लाई बाई 700 इज इक्वल टू 8412, ये आपका कूलम चार्ज हो गया, ठीक है, ये आपका कूलम चार्ज आया, ये क्यू की वैल्यू आ गई, टोटल 8400 कूलम। अब देखो 1 कूलम चार्ज में 6.25 इंटू 10 टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 8400 कूलम में कितना होगा, इसको जी भाई कितना हुआ बताइएगा। कैंसिल भी तो हो रहा है। 5.3 times 10 to the power of 12. 22। 22. हाँ, अब क्या कह रहे हो तुम अम्मार, क्या कह रहे हो? सर वो 8400 से भी तो कैंसिल हो जाएगा, 8400 दोनों साइड। क्यों नहीं, इंसान बनो, राइट साइड पे कूलम चार्जेस हैं, लेफ्ट साइड पे नंबर ऑफ अच्छा। इलेक्ट्रॉन्स है भाई, ठीक है, कैलकुलेशन क्या कर रहे हो?
लेफ्ट साइड पे इतने कूलम है, राइट साइड पे ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्या कर रहे हो भाई, कौन सी? ठीक है, तो पावर 22, ठीक है, तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35 में कितना हुआ? 35 में 3 रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड टू अ सेल ऑफ नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस विच सर्किट हैज अ कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ 100। भाई पहले सर्किट को देखो, ये वैल्यू इसका ट्वाइस है, तो 100 जो है वो 3 से डिवाइड होके 33.33 होगा, इसमें ऐड करके 133 होगा, जो कि ए गलत हो जाएगा। सुनना, बी में ये कि 100 है, इनका हाफ करोगे, रजिस्टर लगाओगे, ये हटाओगे तो ये 50 हो जाएगा, ये 50 और ये 50 मिलके 100 होगा, बी करेक्ट आंसर है। सी और डी को देखने की भी जहमत नहीं करनी है आपने। क्लियर? 36 each Kirchhoff law is the statement based on the conservation of the physical quantity. Which quantity is a conserved in each law? फर्स्ट लॉ जो कि वो करंट लॉ कहलाता है, उसमें चार्ज कंजर्व होता है, सेकंड लॉ में एनर्जी कंजर्व होती है, तो ये ए, क्योंकि फर्स्ट वाला KCL होता है और सेकंड वाला जो है वो KVL होता है। क्लियर है? उसके बाद कह रहा है कि a cell with electromotive force of 1.5 volt delivers a current of 0.26 to a resistor of 5 ohms connected between the terminal. What is the internal resistance of the circuit? मैं एक सर्किट आप लोग के लिए बना देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग को समझ में आ जाए मेरे पास अंदर क्या वैल्यू है। ये सिर्फ बना क्यों रहा हूँ? ताकि समझ में आए, क्योंकि देखो अक्सर फिगर के बगैर समझ में नहीं आता, लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो ये 1.5 वोल्ट है और करंट कितना पास हो रहा है? 0.26 एम्पेयर का, हर जगह से यही पास हो रहा है, ठीक है, 0.26 एम्पियर का करंट हो रहा है, ठीक है। और क्या कह रहे हैं? टू अ रजिस्टर ऑफ 5, यहाँ पर 5 ओम की रजिस्टर है, बट इज इंटरनल रेजिस्टेंस पूछ रहा है वो आपसे। सबसे पहले यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप देख लो 1.5 और टर्मिनल पोटेंशियल ड्रॉप देख लो। तो टर्मिनल पोटेंशियल ड्रॉप वो है जो इधर का पोटेंशियल ड्रॉप है। सो 1.5 माइनस 0.26, अब चाहो तो फॉर्मूले से भी कर लो, EMF माइनस का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वोल्टेज लॉस, ये कर रहा हूं मैं। सो 1.5 जो कि EMF है, उसमें से टर्मिनल पोटेंशियल निकालूंगा तो 0.26 मल्टीप्लाई बाई 5 ओम्स इज इक्वल टू वोल्टेज लॉस आएगा। जरा निकालना कितना बनता है? 1.5 माइनस 0.26 इंटू 5 करो, कितना आता है? 0.2 वोल्ट आ रहा है। सो अंदर जो है वो 0.2 वोल्ट है। क्लियर है? अब तुमने अंदर की रेजिस्टेंस निकालनी है, तो तुम V अपॉन I रख लो। सो 0.2 डिवाइडेड बाई तुम कर लो 0.26, कितना आ रहा है तुम्हारा? 0.76 आएगा। सही है, 0.77 कर लो, राउंड ऑफ करके, डी करेक्ट आंसर। वहाँ सही है, 0.769 आ रहा है। बिल्कुल ठीक है। तो 38 व्हाट सर एक इज नॉट सेकेंड, अ इसको क्वार्क? करने के लिए, वो जो पिछला सवाल है उसको करने के लिए ये भी तो कर सकते हैं ना कि हमने इक्वल्स आई इनटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। हाँ 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 हाँ, वैसे भी कर लो, वैसे भी कर सकते हो, क्योंकि देखो फॉर्मूले का रट्टा नहीं है, मैंने कॉन्सेप्ट बिठाया हुआ है लॉस वोल्ट से, तो मैं उस अप्रोच से चल रहा हूँ। जिसने फॉर्मूले का रट्टा लगाया वो फॉर्मूले से भी कर सकता है, फॉर्मूले से भी तरीका है, फॉर्मूले से देख लो, EMF इज इक्वल टू आई इंटू आर प्लस कैपिटल आर, बिल्कुल ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। 1.5 करंट को यहाँ जाके डिवाइड कर दो, करंट यहाँ के डिवाइड हो जाएगा 0.26 माइनस का 5 हो जाएगा, तो ये आपको स्मॉल आर आ जाएगा, ये भी आपको वही वैल्यू देगा। जी सर, वही सही है, वाले आ रही है। वही वैल्यू देना चाहिए इसको, तो आप करके देख लीजिए। वट इज नॉट अ कॉर्क फ्लेवर? ठीक है, जाहिर मीजॉन नहीं हो सकता इसमें 2 कॉर्क्स होते हैं। हाउ मेनी डाउन कॉर्क्स आर इन द न्यूक्लियस ऑफ, अब ये हाइड्रोजन का ट्रिटियम है, ठीक है। सो ट्रिटियम के अंदर यू नो दैट कि एक प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन में 2 अप है, 1 डाउन है। अब 2 न्यूट्रॉन है तो डाउन डाउन अप, या ऐसे कर लो, तमीज से लिखो, अप अप डाउन डाउन, अप डाउन डाउन। तो टोटल नंबर ऑफ कितने डाउन कॉक्स पूछ रहा है? 1 2 3 4 5, तो 5 होंगे। एन आइसोटोप ऑफ बोरॉन डिकेड इनटू बेरिलियम बाय बेसिकली पॉजिट्रॉन इमिशन, विच पार्टिकल इज इमिटेड इन एडिशन टू द बीटा पॉजिटिव? जाहिर है कि न्यूट्रिनो निकलेगा। सही है, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पिन कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, चलें, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, ख्याल रखिएगा, और क्वेरीज वगैरह हो तो डिस्कस करते रहिएगा। ठीक है, ठीक है।